अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वाला लेक्चर जो इम्पोर्टेंट है ना उसमें बेसिकली हमने जो डिस्कस करना है वो है कॉजेज़ ऑफ यूएस रेवोल्यूशन और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये दोनों चीज़ें, इनके जो पीछे रीजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि यूएस रेजोल्यूशन और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे ना टोटल 15 रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन इन 15 रीजंस में से ना एक रीज़न जो है ना उसको कहते हैं मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, मर्केंटाइलिज्म, इसका 70% वेटेज है। लाइक 70% इसकी वजह से आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह आपकी हुई। ये कोटेशन है सुन त्सू की कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ बिकॉज ऑफ स्टेट। और दूसरा उसने एक और कोटेशन आप लिख सकते हो, इकोनॉमिक वर्जन ऑफ रियलिज्म इज़ मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, ये हमारी बेसिकली फाउंडेशन है जिसमें हम लोगों ने सब डिस्कशन शुरू करनी है। अच्छा, एक ये ज़रा देसी तरीका याद रखने का कि आपको सारे जो जो एक्स आए थे वो आपको याद रहें। नेस लिखें, NES, नेस, जिस तरह पंजाबी नहीं होता नस, यूँ करके। ठीक है, फिर एक लिखें डैम। ठीक है, डैम, डैम फंड के नाम से याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखें SCQS। ठीक है, सपोज़ ये वाला एस याद रखना, इधर से सारी शरारत शुरू हुई है। ठीक है, और ये बेसिकली सुलह करवाएगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। पहला जिस तरह नेस था ना उसमें एन है नेविगेशन एक्ट, नेविगेशन एक्ट 1651, ये पहला एक्ट था। अच्छा, अब बेसिकली इस एक्ट की रीज़न क्या थी? ये आपका इधर यहाँ पे यूके था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आपका अमेरिका था। ठीक है, और ये कॉलोनीज थी आपकी सारी। तो और यहाँ पे आपका यूरोप था। तो बेसिकली ये हो रहा था ना, यहाँ से ये लोग जो हैं अब ट्रेड वगैरह कर रहे थे। कॉलोनीज जो थी ना, जितनी भी इधर कॉलोनीज जो थी वो उनने ट्रेड शुरू कर दी यूरोप के साथ भी। यहाँ पे तो वो यूके तो ट्रेड कर ही रहे थे, उनने यूरोप के साथ भी शुरू कर दी। जो शिप्स होती थी ना बीच में वो, अच्छा, कभी कॉलोनीज वाले जो थे अपना प्रोडक्ट्स जो थे यूके शिप्स में चढ़ाते थे, कभी वो यूरोपियन शिप्स में कर देते थे जो उनको डिस्काउंटेड प्राइस देता होता था ना। सपोज़ नीदरलैंड वाले हैं, वो कहते हैं हमारी शिप में ले जाएं, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। स्पेनिश हैं, वो अपना कर लेते। ठीक है, इस तरह। तो अब वो ये था कि मोस्टली वो प्रेफर कर रहे थे कॉलोनीज के वो यूरोपियन शिप्स के थ्रू ही ट्रेड करें। नेविगेशन एक्ट बेसिकली क्या था? अब जिस तरह कॉलोनीज के पास यूके की ऑप्शन थी, फ्रांस की थी, स्पेन की थी, इटली की थी और नीदरलैंड की थी। ठीक है, अब ये उनके पास ऑप्शंस थी। ठीक है, ये सपोज आप ले लें, कॉलोनीज को ले लें, ये यूरोप को ले लें। नेविगेशन एक्ट में ब्रिटिशर्स ने कहा भाई आप ये जो अटलांटिक ओशन के ऊपर जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये आप सिर्फ कर सकते हो हमारी शिप्स में, यूके की शिप्स ओनली। अब यूके की शिप्स आ गई, इट मीन्स उनकी मोनोपली आ गई है। ठीक है, लाइक उनने कहा जी कॉलोनी जो है ना, उनकी जो मदर कॉलोनी है, सपोज अब यूएसए की मदर कॉलोनी जो थी वो ब्रिटेन थी, तो उनने कहा आप सिर्फ मदर कॉलोनी के साथ ट्रेड कर, उनकी शिप्स में ट्रेड कर सकते। अब मतलब कि यूके उनको जितना मर्जी चाहे कॉलोनीज को चार्ज कर सकता था। ये आपका हुआ है नेविगेशन एक्ट। ठीक है, एन के बाद नस होता है ना, NE। ई में क्या आएगा आपका? ई में आएगा एन्यूमरेटेड एक्ट।
ENUMERATED, एन्यूमरेटेड एक्ट। ठीक है, ये आया टोटल 9 ईयर्स बाद इसके 1660 में। ठीक है, अच्छा अब एन्यूमरेटेड एक्ट में क्या था? एन्यूमरेटेड एक्ट में ये था कि कॉलोनीज जो थी बेसिकली वो सब कुछ सेल कर रही थी। उन्होंने कहा चलो यार हम यूके की शिप्स तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हमें यूके में अगर प्राइस अच्छी ना मिली हम यूरोप में सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब यूरोप में उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो ये कर रहे थे कि वो कोशिश कर रहे होते थे कि हम फिनिश प्रोडक्ट जो है ना वो यूरोप में या यूके में हम सेल करें। ठीक है, अब उसके बाद अब सपोज हो गया कॉटन, हो गया टोबैको, हो गया शुगर केन और डाइस। ठीक है, अब उन लोगों ने ये किया इस एन्यूमरेटेड एक्ट के थ्रू, यूके ने कहा यार आप रॉ मटेरियल सिर्फ सेल कर सकते हो और वो भी यूके को। ठीक है, रॉ मटेरियल ओनली टू यूके, आप यूरोप में नहीं सेल कर सकते। फिर उन लोगों ने, गोरे ने फंसा लिया इन लोगों को। गॉट इट? अच्छा, अब आप आ जाओ NES। अब हम एस क्या है? एस है बेसिकली स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट 1663, ये 3 इयर्स बाद, पहला आया 9 इयर्स बाद, फिर आया 3 इयर्स बाद। ठीक है, स्टेपल एक्ट में क्या था? स्टेपल एक्ट में अब सपोज इन गोरों ने ये शुरू कर दिया ना, लाइक उनने कहा भी जो भी है रॉ मटेरियल आपने यूके में बेचना है और शिप्स भी आपने हमारी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो कॉलोनीज ने ये किया, उन लोगों ने सपोज अब फ्लैग वो लगा लेते थे शिप में यूके का। ठीक है, और होती थी वो शिप सपोज किसी नीदरलैंड की या किसी और की, काइंड ऑफ स्मगलिंग का चक्कर था। ठीक है, लाइक उसमें यूके को पता नहीं चल रहा था कि लाइक हमारी शिप में इन लोगों ने ट्रेड किया या किसी और की शिप में इन लोगों ने ट्रेड किए। ठीक है, तो उन लोगों ने, यूके ने ये किया ना, उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग यूं करते हो। अब गोरा था तो लाइक आदमी, उनने कहा आप पहला ये काम करेंगे, इधर से आप लाएंगे अपनी शिप यूके, इधर आप कराएंगे स्टेपल उसे। ठीक है, इधर आप स्टेपल लाएंगे, इधर आप ड्यूटी देंगे, मतलब कि री ड्यूटी। ठीक है, फिर उनने कहा जी, और सिर्फ ये आना जाना भी जो होगा ना ये सारा, इधर आप अपना प्रोडक्ट पहले लाएंगे, हम स्टेपल करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे, फिर आप जाएंगे, उसके लिए भी यूके की शिप सिर्फ इस्तेमाल होंगी। ठीक है, और ये बाउंड थे इसको करने के लिए। और चौथी चीज़ थी कि उनने कहा हम चेकिंग किया करेंगे, कि जब आप इधर भी आओगे हम आपकी चेकिंग करेंगे प्रोडक्ट की, इधर भी जब आप वापस स्टैंप करके आओगे प्रोडक्ट उठाने फिर भी चेकिंग करेंगे। मतलब कि आपको 2 चक्कर भी पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है आपको ड्यूटी भी पड़ रही है। और इसका इशू ये आ रहा था कि आपका प्रोडक्ट हो गया था एक्सपेंसिव, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रही है और ड्यूटी भी लग रही है, तो कॉलोनीज़ को मुश्किल हो रहा था सेल करना यूरोप में। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एक छोटे छोटे एक्स और बता देता हूँ जो डैम का था। ये इसी के साथ स्टेपल एक्ट के फ़ौरन बाद ही आए थे। एक होता है ड्यूटी एक्ट 1673, ये इसके 10 ईयर्स बाद आया था। अच्छा, ड्यूटी एक्ट में क्या था, उनने काइंड ऑफ जिस तरह हमारे द कस्टम कलेक्टर्स होते हैं उस तरह उनने इंपीरियल कस्टम कलेक्टर्स बना दिए थे, कि ये जो है ये बेसिकली इनकी ड्यूटी है कॉलोनी से कस्टम कलेक्ट करना। ठीक है,
फिर उसके बाद ई से इन्फोर्समेंट एक्ट आ गया था 1696 में, इन्फोर्समेंट एक्ट। ये जो है ना ये इनसे लिंक्ड ही है, लाइक पहले स्टेपल एक्ट आया, फिर उनने वो कस्टम फोर्स बनाई, इन्फोर्समेंट एक्ट में उनने ये किया कि अब आप सिर्फ प्रोडक्ट आके रजिस्टर नहीं करोगे, अब आपने शिप्स भी ला के रजिस्टर करनी। स्टैम्प एक्ट में तो ये था ना कि आप पहले इधर आओगे, आपने बताना कि यार मैं ये प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वापस फिर जाते थे यूके शिप में और फिर आते थे। इधर उन्होंने कहा जी आपने प्रोडक्ट्स भी लाने, शिप भी लाने, दोनों को रजिस्टर करके ब्रिटेन में फिर आपने जाने, ठीक है। शिप्स रजिस्टर्ड फॉर ट्रेड इन ब्रिटेन, ठीक है। ये इन्फोर्समेंट एक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना बेसिकली मैंने आपको जो इधर बताया था, अब देखो DEMO, अब हम आएंगे ड्यूटी एक्ट, इन्फोर्समेंट, और M4 मोलेसेस एक्ट, MOLLASES मोलेसेस एक्ट, ठीक है, 1733। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है यार आप डेट्स किस तरह याद रखोगे, वो भी मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, ठीक है। मोलेसेस एक्ट में क्या था, ये अब कॉलोनीज थी, ठीक है। वो लोग ये कर रहे थे कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका जो था ना, इधर फ्रेंच इंडियन रहते थे, ठीक है, लाइक क्यूबा वगैरह इधर होता था, वो इधर से मोलेसेस को इंपोर्ट करते थे। मोलेसेस जो होता है ना बेसिकली रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर को बनाने के लिए होता है, ठीक है। इधर वो फिनिश प्रोडक्ट बना के ना वो फिर यूके को सेल कर देते होते थे, ठीक है। लाइक सेंट्रल अमेरिका से मोलेसेस को इंपोर्ट करते, फिनिश प्रोडक्ट इधर तैयार करते और यूके को, लाइक इसमें आप देख रहे हो 3 सर्कल इन्वॉल्व है। तो ये आप लाइक मोलेसेस एक्ट 1733, ये डायग्राम से आप याद रख सकते हो कि 3 आइलैंड्स का जिक्र था उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रिटेन ने ये किया, उसने बैन कर दिया, ठीक है, बैंड मोलेसेस इंपोर्ट, ओके। ये आपका हो गया मोलेसेस एक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इधर जो है ना यहाँ से सारा इशू शुरू हुआ मेनली, लोग यहाँ तक तो बर्दाश्त कर गए थे, यहाँ से मेनली ना शरारत सारी यहाँ से हुई, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये बेसिकली होता है शुगर एक्ट, इसे कहते हैं शुगर एक्ट 1764, ठीक है। अच्छा, अब शुगर एक्ट बेसिकली इशू क्यों था, इतना ट्रिगर क्यों कर रहा था। अब जो पीछे हम लोगों ने सारे किए थे ना, वो जो बड़े ट्रेड वाले लोग थे उनको वो इफेक्ट हो रहा था, आम बंदे को नहीं हो रहा था। शुगर एक्ट से ये हुआ, उससे आम बंदे को लाइक उनने टैक्स लगा दिया किस जो बेसिक कमोडिटीज हैं, ठीक है। बेसिक कमोडिटीज किस तरह, शुगर हो गया, फाइबर हो गया, टी हो गया, लाइक ये आम बंदा, हर आम बंदा इस्तेमाल करते, इस वजह से ये जो टैक्स ब्रिटिश ने लगाया ना, लाइक ऑलमोस्ट डबल कर दिया था इसको, डबल टैक्स कर दिया था, तो उससे आम बंदा भी अफेक्ट हुआ। अच्छा, शुगर एक्ट के बाद फ़ौरन आ जाते हैं उन्होंने शुगर के ऊपर एक्ट, उन्होंने कहा यार अब करेंसी के ऊपर भी लगा देते हैं, लाइक हर तरह वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इनको। करेंसी एक्ट 1764। अच्छा, करेंसी एक्ट ये उसी के दौरान आया था। इसमें अब ये कह रहे थे ना, अब सपोज कॉलोनीज जो थी, अब सपोज इधर 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, इन लोगों ने आपस में ट्रेड शुरू कर दी थी, ठीक है।
और आपस में एक करेंसी सी बना ली थी, ठीक है। अब उन लोगों ने एक काइंड ऑफ लोकल करेंसी ट्रेड कर दी थी। अब जब इधर लोकल करेंसी यूज़ हो रही है, इसका मतलब है इधर ब्रिटिश पाउंड नहीं यूज़ हो रहा, तो ब्रिटिश पाउंड की नीड कम हो गई है, जो यूके की इकोनॉमी को अफेक्ट करता था, ठीक है। अफेक्ट क्या, उनके प्रॉफिट्स वगैरह कम हो गए थे और ऐसे क्या अफेक्ट करने। तो ये जो इंट्रा ट्रेड था ना कॉलोनीज में, थ्रू करेंसी एक्ट उनने कहा जी सिर्फ ब्रिटिश पाउंड ही यूज़ हो सकता है, ओनली ब्रिटेन करेंसी, ठीक है। ये देख रहे आप ये किस तरह लिंक्ड है। मोलेसिस एक्ट आया, पहले उनने इधर इंपोर्ट बंद की, फिर उनने शुगर एक्ट लगा दिया, शुगर एक्ट के बाद उनने विद इन ट्रेड जो चल रही थी उसमें भी उनने करेंसी एक्ट लगा दिया, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इस दौरान ये जो गैप आया है ना, ये आप देख रहे हो ना जो गैप आया हुआ है, इस दौरान मैं आपको बताता हूँ ये गैप बेसिकली आया क्यों है। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि मर्केंटाइलिज्म रीज़न है, जो स्टार्ट में मैंने बताया था 70% ऑफ द रीज़न ये था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। अब मैं आपको बाकी 15% का बताता हूँ कि 15% जो है वो किस वजह से था। एक चीज़ है 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। 7 ईयर्स वॉर जो थी ना वो हुई थी 1756 से 1763, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको यूके का मैप बताना, सॉरी अमेरिका का, ये अमेरिका का मैप है, ठीक है। जो 13 कॉलोनीज थी ना वो यहाँ पे थी, ये स्पेन था इधर, ठीक है, ये 13 कॉलोनीज थी। और यहाँ पे जो था ना, ये जो जगह थी ये फ्रांस के पास थी, ओके। अब एक चीज़ याद रखना कि यूके जो था ना वो बेटर था स्पेन और फ्रांस से एज अ कॉलोनाइजर। क्यों? यूके जो था वो अपने ऑलमोस्ट लोगों में इन्वेस्ट करता था, लोकल डेमोक्रेसी उनको इजाज़त थी, लाइक काइंड ऑफ एक हद तक फ्रीडम देता था। ऑन दी अदर हैंड ये फ्रांस और स्पेन वगैरह थे ना, ये टोटली जो थे ना अगलों को एक्सप्लॉइट करते थे, किसी किस्म की पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, कोई मूवमेंट की फ्रीडम नहीं, हर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब ये हुआ कि फ्रांस ने जो है ना उसने कहा जी मैं जो ये कॉलोनीज में भी अटैक करूंगा। बेसिकली फ्रांस जो था वो यूके से लड़ रहा था, ठीक है, यूके से। तो यूके ने कहा यार देखो अगर हम जंग हार जाते हैं ना, तो उसने ये कॉलोनीज जो 13 थी 13 को कैप्चर कर लेना और आप लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम वगैरह और बाकी जो हमने आपको लिबर्टी दी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कॉलोनीज ने कहा एक तो हमें यूके ने पॉलिटिकल फ्रीडम भी दी हुई है, ठीक है, और काइंड ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम भी दी हुई है, तो हम यूके की हेल्प करते हैं, ठीक है। उनने वॉर में हेल्प की और फ्रांस बेसिकली जंग हार गया, ठीक है। अब 1763 में ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ, फ्रांस ने कहा जी हम ये एरिया छोड़ देते हैं, फ्रांस लेफ्ट, ये वाला एरिया यूके के पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये सारी 7 ईयर्स वॉर बताने का मकसद क्या है। मर्केंटाइलिज्म तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना। ये जो 7 ईयर वॉर थी ना, इसने एक एडवांटेज दे दिया कॉलोनीज को।
कॉलोनीज एडवांटेज, अमेरिकन कॉलोनीज को जो एडवांटेज हुआ था। अच्छा, एडवांटेज क्या आया उनको? एडवांटेज ये आया कि उनने कहा यार हमने अगर फ्रांस को हरा लिए तो हम यूके को क्यों नहीं हरा सकते। बेसिकली फ्रांस भी एक उस टाइम में पावरफुल था, ठीक है। उनको बेसिकली काइंड ऑफ नो फियर ऑफ यूरोपियन पावर, ओके, नो फियर ऑफ यूरोपियन पावर। पहला उनको ये हो गया, उन्होंने कहा यार हम फ्रांस को हरा सकते हैं, यूके को क्यों नहीं। फिर उनको दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि वॉर की डेट आ गई, मतलब कि यूके ने वॉर में इन्वेस्ट किया था फाइनेंशियली वगैरह, वो बिल्कुल वीक हो गए, ठीक है। तीसरा क्या एडवांटेज हुआ? इंटरकनेक्टेड हो गए सारे। इंटरकनेक्टेड क्या, पहले ये 13 कॉलोनीज एक दूसरे से लाइक इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। वॉर 7 ईयर्स जो वॉर रही है ना, इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छी हो गई थी। लाइक फिर ये होता था कि जो होता था एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रख के करते होते थे, ठीक है। लाइक आपने इधर देखा होगा करेंसी एक्ट जो है, इनने इंट्रा ट्रेड शुरू की थी 1764 में, करेंसी एक्ट आया था 1763 में। ये वॉर ख़त्म हो चुकी थी और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बन चुकी थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आया था? वॉर एक्ट उन लोगों ने सीख लिया था। वॉर एक्ट क्या होता है कि बेसिकली जंग लड़नी किस तरह, ठीक है, कि फ्रांस डिफीट हमने किस तरह किया था, वही स्ट्रेटजी हम यूके के ख़िलाफ़ भी यूज़ कर सकते, ठीक है। और लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट जो है, उनको एक विक्ट्री का टेस्ट आ गया था। उनने लाइक वो जिस तरह ही होता बंदा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार आई हैव डन इट वंस, आई विल डू इट अगेन, ठीक है। सॉरी, विक्ट्री टेस्ट। सिक्स्थ पॉइंट जो है इनका, उसमें आया कि लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी बन गई, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उनको लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह, बेसिकली इधर इन 13 कॉलोनीज में मैनोवरिंग करने के लिए लोकल लोग ही चाहिए होंगे ना, बाहर वाला तो कोई आके कर नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप आ गई। लास्ट पॉइंट ये था ना कि थे तो जो सेटलर्स द कॉलोनी में थे तो वो मोस्टली ब्रिटिश लोग ना, तो उनको ब्रिटिश कॉमन लॉ की बहुत नॉलेज होगी थी कि लाइक वो मैग्ना कार्टा बेसिक राइट्स वगैरह जितने भी थे ना, उनको पता था कि यार ये हमारे राइट्स हैं, हम ये मांग सकते हैं, ठीक है। ये आपका 7 ईयर्स वॉर है। लाइक मर्केंटाइलिज्म अभी हमारा आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन ये बीच वाला टाइम पीरियड में ना ये रीजंस थे यूएस की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाने के लिए। यू कैन नोट देम डाउन।